रशिया और यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है। इस युद्ध ने न केवल जान और माल का नुकसान किया है, बल्कि हजारों की तादाद में लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया है। हजारों स्टूडेंट्स जो कि केवल भारत से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से यूक्रेन में पढ़ाई करने जाते हैं, मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, वो भी आज अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके या तो निकल रहे हैं या फिर वहीं पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा माइग्रेंट बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में माइग्रेंट्स के रूप में रह रहे हैं, जिनमें से कि 16,000 केवल पढ़ाई के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। इन बच्चों को निकालने का, इवैक्यूएट करने का कार्यक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन ये इवैक्यूएशन इतना आसान नहीं है। आज मेरे साथ अपने ही भारतीय मूल के कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि अपनी जान बचाकर यूक्रेन से निकले हैं, लेकिन हर बच्चा इनकी तरह लकी नहीं था। आज एक भारतीय बच्चे ने अपनी जान बमबारी में खो दी। आइए इन बच्चों से बात करते हैं कि इनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे और ये क्या सोचते हैं कि जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इकरा परवीन अंसारी है और मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। और क्या पढ़ते थे आप यूक्रेन? जी, मैं यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो, यानी कि अभी हाल फिलहाल ही गई होगी? जी, अभी हमें ये भी तो 2 ईयर हो गए हैं, पर हम नाउ फर्स्ट ईयर में हैं। अच्छा, तो ये युद्ध तो आपने केवल किताबों में पढ़ा होगा, है ना? यह सब किताबों में था, पर आप फेस टू फेस देख गए हैं, रूह कांप जाती है एक बार में देख के कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एमबीबीएस का ही छात्र हूँ। यूक्रेन में इवानो-फ्रैंकोविच सिटी से हूँ और वहाँ पे इवानो-फ्रैंकोविच पे, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में यूक्रेन के, तो उतना इफेक्ट तो नहीं देखा हमने, लेकिन जो कीव और खार्किव में हो रहा है वो इट्स अपोजिट टू ह्यूमैनिटी। ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ चल रहा है सब कुछ। और जो बमबारी, जो दहशत लोगों के बीच में है, वो उनकी आंखों उनके चेहरे पे दिख सकती है। यहाँ पे सभी बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे, उनकी हालत बस से बदतर है, बहुत सारी मुश्किलें झेल के आ रहे हैं। सुबह से अपने घर जाने की बस जल्दी है हमको। आप क्या करते हैं? मैं इवानो-फ्रैंकोविच स्टूडेंट, मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। मेरा नाम गिरीश सिंह है। आई एम बिलोंग फ्रॉम मुंबई और इट हैज़ बीन वेरी, मतलब बहुत टफ रहा है हमारे लिए सब टाइम ऐसा कि हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो हमारे साइड तो फिर भी कुछ था नहीं, क्योंकि हम वेस्ट से बिलोंग करते हैं। वेस्ट इवानो-फ्रैंकोविच वेस्ट में आता है और ईस्ट साइड जैसे हो रहा है कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं खार्किव और कीव में, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट्स टू ट्रैवल बैक टू रोमेनियन बॉर्डर। और पर ये है कि मतलब एम्बेसी अपना ट्राई कर रही है, पर कहीं ना कहीं बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं कि जो वहाँ के जो बंकर्स है और वहाँ सब है, वहाँ पे रशियंस और सब जा रहे हैं और वहाँ जो भी सप्लाईज है उनके पास, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था बंकर में, उसका 4 दिन का सप्लाईज और खाने पीने का जो भी था उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और लड़की रशियन आर्मी है। अच्छा, और उनके पास अभी कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं। मुझे ये बताओ कि कुछ बच्चे एक हफ्ता पहले से ही वहां से निकलना शुरू हो गए। आज 6ठा दिन है, आप लोग आज निकल के आए हैं। इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मतलब स्प्रेड हो रही है, कितनी जल्दी लोगों को पता लग रहा है? कैसे पता चल रहा है आप लोगों को कि कब निकलना है, कैसे निकलना है और कहाँ के लिए निकलना है? क्योंकि कई सारे बॉर्डर्स पर आप लोग पहुंच रहे हो। कोई पोलिश बॉर्डर में पहुंच रहा है, कोई हंगेरियन बॉर्डर पहुंच रहा है, कोई रोमेनियन बॉर्डर पहुंच रहा है। तो कैसे डिसाइड कर रहे हो आप लोग कि हमें इस बॉर्डर पे पहुंचना है? आप अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम अभिषेक कपूर है। मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। मैं इवानो-फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, सेकेंड कोर्स में, सेकेंड ईयर में मेडिसिन का कोर्स है। मैम, यहाँ पे ऐसे है कि जो हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो मिल रही है, ये या तो हमको यूनिवर्सिटी कुछ बता रही है थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत हमको हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं। ऐसा है कि ज़्यादातर तो हमको हमारे सीनियर्स और जो हमारे मेंटोर वगैरह है वही बता रहे हैं कि कैसे, कब, क्या, कहाँ निकलना है।
अब जैसे जो बॉर्डर्स वगैरह है, हंगरी का, आर्मेनिया का, उसका इटली, पोलैंड का बॉर्डर है। पोलैंड के बॉर्डर में तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमको ये बोला कि आर्मेनिया के लिए निकल जाओ, आर्मेनिया के लिए निकल जाओ। तो यहाँ पे ये है कि लाइन्स बहुत लंबी है। अब अचानक से इतने बच्चे आ गए, 2-2,500 बच्चे, इतनी धक्का मुक्की थी, उसमें से निकले हम। अब वही है कि अब देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या हमको सपोर्ट करती है, कहाँ हेल्प करती है हमारी। तो मतलब जब आप लोग अंदर अपनी सिटीज के अंदर हो, वहां पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, भारतीय दूतावास की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों को बस आपस में जो पता चल रहा है वही कर रहे हो? नहीं मैम, जैसे मैम हमको इन्फॉर्मेशन वगैरह उनसे ही मिल रही है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको वो भी दे रहे हैं, इंडिया से हमारे पेरेंट्स भी वो दे रहे हैं। बाकी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं जिनके थ्रू हम आए हैं, उनसे भी हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है। यूरेशिया के थ्रू हमको मिल रही है हेल्प, और हमारे जो सीनियर वगैरह है उनसे भी मिल रही है। बस ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर करके हम यहाँ तक आए हैं। कि बाकी गवर्नमेंट भी हमको कर रही है सपोर्ट, पर इतने बच्चों के लिए वो भी अकेली नहीं कर सकती, बस कर रही है वो थोड़ी बहुत जितनी नहीं, मिल रही है हमको। लेकिन जब आप लोग अपनी सिटी में थे तो भारतीय दूतावास की तरफ से आपके लिए कितना आसान था उनको कांटेक्ट करना या फिर उनका आप तक पहुंचना? एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है वो एडवाइजरी जारी कर रही थी, हर लाइक एक दिन में 2-3 एडवाइजरी हर शहर के लिए, जैसे जैसे अटैक हो रहे थे। और एडवाइजरी जारी कर दी जा रही थी कि एडवाइजरी एक्चुअली जारी कर दी गई थी 24 तारीख को कि आप टेम्परेरी लीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय फ्लाइट इतनी एक्सपेंसिव थे कि कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। और लेकिन फिर भी बच्चों ने हार मान के टिकट बुक कर लिया। लेकिन आफ्टर 24 जब अटैक हो गया तो फिर कहाँ जाए बच्चा, क्योंकि कीव और सब रेलवे वगैरह जो भी थे सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया, इमरजेंसी लग गया स्टेट में। फिर हमको सारी जो हमारी फ्लाइट्स थी सब कैंसिल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं, एडवाइजरी एम्बेसी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी, और एम्बेसी ने कुछ लोकल ग्रुप्स बना दिए थे। जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को वो लोग अपना बना दिए थे, एक कॉपरेटर टाइप का। सो वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी। बाकी जो एम्बेसी है उन्होंने टीम्स क्रिएट कर रखा था, और वो एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप के माध्यम, टेलीग्राम के माध्यम से, जैसे एजुकेशन प्रोसेस का ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम पे, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जिस बच्चे के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जिस शहर के जिस कोने से आ रही थी, सब प्रोवाइड की जा रही थी, सबको मिली थी इन्फॉर्मेशन, जहाँ से जूने सकते। उसी पे हम काम कर रहे थे, उसी पे आगे बढ़ रहे थे। आज खबर आई है कि कीव और खार्किव में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो ऑब्वियसली वो तो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा खतरे के इलाके में हैं। कई हजार बच्चे जो हैं बंकर्स में अभी भी छुपे हुए हैं, और आज एक बच्चे ने अपनी जान भी खो दी। मतलब अपने आप को आप इस सिचुएशन के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? हमें तो पहले खुद के लिए लकी फील हो रहा है कि हम बच के कैसे कैसे आ गए यहाँ तक, भले ही जितने भी हमें ये फेस करना पड़ा, पर सब वो हमारे लिए चलता है। पर हमें वो बच्चे की बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि उसने 4 साल यहाँ पढ़ लिया था, और उसके बाद उसके साथ ये ऐसा दुखद घटना हुआ कि मतलब बहुत सुन के मतलब बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतना क्यों करना है किसी को। नहीं तो क्या ऐसी चीज होनी चाहिए थी कि शायद उन्हें ये सिचुएशन आज जो देखी है वो शायद ना होती? एक्चुअली जो बॉर्डर्स पे थे, और जब पहले से सबको पता था कि रसिया यूक्रेन का एक चल रहा है, बीच में कुछ उनके विवाद चल रहे हैं, तो जो बॉर्डर्स पे थे उनको पहले इवैक्यूएट करना चाहिए था, जैसे खार्किव और कीव में, क्योंकि मोस्टली बच्चे हर शहर से, यूक्रेन के हर शहर से कीव जा रहे थे। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होनी चाहिए थी, एक टीम होनी चाहिए थी उनको इवैक्यूएट करने के लिए, जो कि नहीं थी। और ये जो खार्किव का जो प्रोसेस, जब यहाँ पे खार्किव में हद से ज्यादा बमबारी की गई, हद से ज्यादा वहाँ पे डिस्ट्रॉयमेंट किया गया, अब जाके वहाँ पे इवैक्यूएशन स्टार्ट हो रहा, क्योंकि प्रोसेस वहाँ शायद नहीं हो पा रहा था या कुछ दिक्कत आ रही थी, हमें नहीं पता उसी। लेकिन हमें था ये कि वहाँ सबसे पहले करना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर्स पे रशियन आर्मी थी। हमारे स्टेट, हमारे इवानो-फ्रांकोविच में सिर्फ एयर स्ट्राइक हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई आर्मी, कोई टैंक्स नहीं थे। लेकिन खार्किव में टैंक्स, आर्मी, एयर स्ट्राइक्स सब के सब मिलके एकदम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वजह से बच्चे उसमें क्या करें, और वो बच्चे जैसे अभी भैया की जिनकी डेथ हुई, इतना मतलब बुरा लग रहा है, क्योंकि उनकी डेथ एक होप खत्म हो जा रही है सबके अंदर। हम सब भी यहाँ आए, एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा था हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन फिर भी चल रहे थे, बस चलो चलते रहो चलते रहो।
सो बेसिकली बहुत ज्यादा डरे हुए थे सर। ये कहाँ तक सच है कि आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग अपने रिस्क पर निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे, ऐसा आपको एडवाइजरी ऐसी आपने नहीं नहीं, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं मिली कि अपने रिस्क पे निकल जाए। बोल के बार बार हम पे एडवाइस हो रहा था कि जो भी निकले एम्बेसी के ऑर्डर पे निकले, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर जिनको आपके थ्रू रखा गया है आपकी हेल्प के लिए, उनसे पूछ के जब निकले आप अगर कोई भी स्टेप ले रहे हैं, आप अपने खुद से कोई स्टेप नहीं ले सकते, ये गलत है। तो ऐसा क्या हो जाना चाहिए? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर के सिटीज में भी थे वो अपनी सिटीज छोड़ के कीव में आ गए थे, जा रहे थे अपने, मतलब वो खतरे वाले जोन में पहुंच गए। वो जाने के लिए ना फ्लाइट तो कीव से होती है ना। अच्छा, फ्लाइट्स कीव से जाते हैं। उनकी सबने फ्लाइट कर ली, जैसे किसी ने 26 की, किसी 27 ने की, 28 की, 2 मार्च की, तो सब कीव की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि फ्लाइट तो हमको वहीं से मिलती है, वॉर्सिकल से, वॉर्सिकल इटली से, एयरपोर्ट से, तो सब वहाँ जाते हैं। इस वजह से ज्यादा बच्चे स्टक हो गए क्योंकि वहाँ की तरह बच्चे स्टक नहीं हुए, जो बाहरी बच्चे स्टक हो गए। जैसे मेरे इवानो फ्रांसिस के 400 बच्चे लगभग वहाँ पहुंच चुके थे उस दिन 24 तारीख को जब अटैक हुआ। उन सबको एम्बेसी ने बंकर प्रोवाइड किया, फैसिलिटी जो भी वहाँ प्रोवाइड की गई, हम तो थे नहीं लेकिन फिर भी दिखाया गया कि यहाँ सब प्रोवाइड किया गया, सब प्रोवाइड किया गया। और उनकी सेफ्टी एम्बेसी के हाथ में थी, तो हमको लग रहा था कि पूरे देश में अगर यूक्रेन को सुरक्षित है वो एम्बेसी के अंदर जो है, क्योंकि एम्बेसी एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो सुरक्षित थे। उसके बाद हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, यहाँ से निकलने वगैरह सारे बॉर्डर्स के बारे में बताया गया हमको, बॉर्डर्स की टीम्स के नंबर दिए गए, उसके बाद ग्रुप बने, सब कुछ चीजें बताई गई, तो उसके हिसाब से हम लोग धीरे आगे बढ़ते गए। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावां, पंजाबी साडियां बावां, ABP सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते।